सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज का जो टॉपिक हमने लेना है वो है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लास्ट वीडियो में चेरगैफ रूल को पढ़ा था हमने और हमने कहा था कि जो इरविन चेरगैफ थे उन्होंने जो लेविन थे जिन्होंने 1909 और 1910 के बीच में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में फर्स्ट टाइम कोशिश की थी, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था कि चेरगैफ ने उस चीज को एक बेस प्रोवाइड कराया। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कि जो डीएनए है उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है और बहुत मेहनत से इनको तैयार करके अपलोड करते हैं। तो आप चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि एक मोटिवेशन हमें मिलता रहे। इसके साथ ही शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, फ्रैंकलिन है और विल्किंस है। फ्रैंकलिन और विल्किंस कौन थे या क्या उन्होंने किया? देखिए, फ्रैंकलिन और विल्किंस जो थे उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या किया था, एक मतलब एक्सरे डिफ्रेक्शन किया था। ठीक है, यानी कि हिंदी में जिसे बोलते हैं एक्सरे विवर्तन। ठीक हो गया, एक्सरे डिफ्रेक्शन किया। और ये जो एक्सरे डिफ्रेक्शन किया गया था फ्रैंकलिन और विल्किंस के द्वारा वो 1951 और 53 के बीच में किया गया और उन्होंने डीएनए के जो क्रिस्टल्स हैं उन डीएनए क्रिस्टल्स का यहाँ पर एक्सरे डिफ्रेक्शन किया था। और जब ये डिफ्रेक्शन हुआ तो उसके बाद दो तीन चीजों के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया, यानी कि उन्होंने बताया। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, यानी डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ वो हेलिक्स होता है, यानी एक कुंडलिनी के तरीके से होता है और डबल दो धागे जैसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल, इसको जैसे रस्सी होती है ना, तो रस्सी के तरीके से क्या होते हैं, आपस में लिपटे हुए होते हैं और एक कुंडलिनी जैसी बनाते हैं, हेलिक्स जैसा बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने ये कही कि अगर ये दो यहाँ पर धागे जैसे हैं या दो स्ट्रैंड जैसे हैं तो इनमें जो बेस पेयर्स होते हैं या इनमें जो बेस होते हैं वो एक पेयरिंग करते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन की। हमने चेरगैफ के बारे में भी यही पढ़ा था, प्यूरिन और पिरिमिडीन की। और हमेशा क्या होता है, एडेनिन थाइमिन के साथ, और ग्वानिन हमेशा यूरेसिल के साइटोसिन के साथ क्या करेगा, पेयरिंग करने का काम करता है। तो एक साइड स्ट्रैंड पे प्यूरिन होगा तो दूसरी साइड स्ट्रैंड पे पिरिमिडीन होगा। अगर यहाँ पिरिमिडीन है तो यहाँ प्यूरिन, मतलब पेयरिंग होनी है इन्हीं के बीच में। क्लियर हो गया? अब उन्होंने ये कहा कि जब ये आमने सामने बेस पेयर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो ईंट के चट्टे जैसे बना रहे हो। ईंट का ढेर आपने देखा है ना, जैसे मकान बनता है तो उस समय क्या कर दिया जाता है, ईंट का एक ढेर जैसा लगा दिया जाता है, ईंटों को बखेर के नहीं रखा जाता है। तो उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि ये ऐसे कहते हैं, कहा उन्होंने कि ये ऐसे लगते हैं जैसे कि ईंट के जो चट्टे हैं वो ईंट के चट्टे लगा दिए हों और बेस पेयर इस तरीके से एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। ठीक है, अब रही बात कि ये दोनों एक दूसरे से, यानी कि ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं एक दूसरे पर एक मतलब एक मोटाई जो उनकी फिक्स की गई है, जो ये स्ट्रैंड की मोटाई है, ये स्ट्रैंड की मोटाई यानी कि एक्सियल थिकनेस या अक्षीय मोटाई जिसको हम कहेंगे, ये एक्सियल थिकनेस के बारे में उन्होंने बताया कि इनकी एक्सियल थिकनेस होती है 0.34 nm, या एंगस्ट्रॉम में कहेंगे तो एंगस्ट्रॉम में 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम जो होती है इतनी इनकी क्या होती है, मोटाई होती है। कहां से कहां तक की, आप ये एक्सियल ले लीजिए, एक्सिस ले लीजिए और उससे इधर की तरफ जो इनका जो मोटाई है, जो सॉरी एक्सियल ले लीजिए क्योंकि ये कुंडलिनी के तरीके से होते हैं ना, तो ये जो इनकी मोटाई होती है ये कुंडलिनी से लेकर कुंडलिनी तक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो
हेलिक्स फॉर्म कर रहा है, जो एक लपेट आ रहा है, इस लपेट से लेकर दूसरे लपेट तक की इसके बीच की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 34 पॉइंट एंगस्ट्रॉम या 0.34 nm। ठीक हो क्या। अब वो ये कहते हैं कि जो यहाँ पर मोनोमियर होते हैं ये टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं यहाँ पर कुल इतने से इतने के बीच में कुल कितने होते हैं, कुल होते हैं ये 10। ठीक है, एक है यहाँ पर हेलिक्स पर 10 ही बेस पेयर आने हैं, यहाँ पर भी 10 आने हैं। जब अगला हेलिक्स स्टार्ट होगा यानी कि ये स्टार्ट हो गया तो भी यहाँ पर कितने होंगे, टोटल 10 होंगे। और यहाँ से फिर यहाँ तक की जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, 0.34 nm या जो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब रही बात हर कुंडली का जो एक्सियल लेंथ होती है, ठीक है, ये तो थिकनेस तो नहीं, जो एक्सियल लेंथ होती है ये एक्सियल लेंथ हम, क्योंकि 10 बेस पेयर है, यहां से मैं समझा देती हूँ, 10 बेस पेयर है और कितनी मोटाई है, 0.34 nm की मोटाई है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो क्या। अब रही बात वॉटसन और क्रिक ने, जो ये जितनी बात यहाँ पर बताई गई थी, इसके बाद वॉटसन और क्रिक ने 1953 में इसको एक एज अ 3D मॉडल के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। जब उन्होंने इसे प्रस्तुत किया तो जितनी भी चीजें यहाँ पर उनको जानकारी थी उस सारी जानकारी को उन्होंने अपने उस मॉडल में इनपुट किया और उसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा 3 डायमेंशनल मॉडल यहाँ पर रखा कि जिससे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में उस समय तक जानकारी के अकॉर्डिंगली जितना भी था उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इनपुट किया। उसके बाद क्या होता है, जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री का एक ऐसी शुरुआत होती है कि सबका ध्यान जाने लगता है जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री की तरफ। अच्छा, सबको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का या अदर साइंस सब्जेक्ट का कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि जो जेनेटिक्स के साथ बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री का जो एडिशन हुआ था उसको यहाँ से माना जाता है कि एक नए युग की शुरुआत हो गई है। और उधर विल्किंस, वॉटसन और क्रिक ने मिलकर यहाँ पर क्या किया, डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रस्तुत किया और इसके लिए उनको 1962 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। जब ये यहाँ पर मॉडल प्रस्तुत किया गया तो इस मॉडल के साथ कुछ चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन किया, मतलब मॉडल के साथ कुछ पॉइंट वाइज उनके एक्सप्लेनेशन थे जिससे मॉडल की क्लैरिटी आई, मॉडल को समझना आसान हुआ। पहली चीज उन्होंने ये कही कि जैसे जो भी यहाँ पर हेलिक्स बन रहा है वो हेलिक्स बल्कि एक नहीं है बल्कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी जो भी यहाँ स्ट्रैंड है एक सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है। और किस तरीके से घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त वो घूम रहा है। और वो किस तरीके से घूम रहा है, एक स्प्रिंग के तरीके से घूम रहा है और जैसे ऐठा हुआ है, जैसे अभी कहा ना जैसे रस्सी में लपेट होते हैं दोनों धागों के बीच में, ऐसे ही यहाँ पर लपेट दिखाई दे रहे हैं। और जो इनकी मोटाई है, जो यहाँ मैं गलती से लिख रही थी, जो इनकी ये मोटाई है ये मोटाई होती है यहाँ पर 20 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, यानी 10 एंगस्ट्रॉम ये और 10 एंगस्ट्रॉम ये, तो टोटल ये वाली जो मोटाई, ये टोटल मोटाई जो होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की। क्लियर हो गया। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर सामने आया उसके बाद ही इसको एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद ही इसको इन्होंने मॉडल के थ्रू समझाया। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोमियर्स होते हैं और इन मोनोमियर में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो नाइट्रोजन बेस कहाँ होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और अगर ये आमने सामने हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे तो इसमें किस कारण ये एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, यहाँ पर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर इस तरीके का आता है ना, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लिपटा हुआ सा दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसा लगता है जैसे आजकल इंटीरियर में लोग क्या करते हैं, वो स्पाइरल वे से स्टेयर्स बना देते हैं ना, सीढ़ियां बना देते हैं ऐसे घूमी हुई, क्योंकि जगह कम होती है तो ऐसे वो लेडर लोहे का होता है या जैसा भी, इस तरीके का घुमा हुआ लेडर वो बनाते हैं ताकि कम जगह में
क्या किया जाए, यहाँ से ऊपर चढ़े और यहाँ से ऊपर जाके कम जगह में वो ऊपर वाली मंजिल तक आसानी से चले जाएं। अब रही बात आगे की, इसमें वो कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ने के बाद देखिए यहाँ पर दो चीजें होती हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था। एक तो होता है शुगर यानी कि शर्करा, और दूसरी चीज होती है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट समूह। ठीक, अब जो शुगर है और जो फॉस्फेट ग्रुप है, इन ग्रुप्स के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से एक लीनियर फॉर्म में जुड़े रहते हैं। और सीढ़ी का जो ये साइड वाला हिस्सा है, यहां से ही देखिए सीढ़ी का ये जो साइड वाला हिस्सा है, इन साइड वाले हिस्सों पर ये रहते हैं। और जो हेलिक्स बन रहा है, हेलिक्स पर बाहर की तरफ, ठीक है, देखिए ये तो यहां से देखिए ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो रहा है जो ये बाहर बाहर है, एक क्या हो रहा है ये अंदर फॉर्म हो रहा है जो प्यूरिन और पिरिमिडीन का पेयरिंग कर रहा है। तो यहां पर जो ये है शुगर और फॉस्फेट, ये थ्रेड बना रहा है ये वाला, ठीक है, सूत्र बना रहा है। ठीक, अब ये जो सूत्र बन रहा है इसको बैकबोन के तरीके से जाना जाता है, यानी कि ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की क्या है, बिल्कुल रीढ़ है। ठीक है, अब ये कहां से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, इनके फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर आ रहे हैं, ब्रिज जैसे बन रहे हैं। और ये दोनों सिरों पर, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर ही नहीं यहाँ पर भी होगा, तो दोनों सिरों पर एक लीनियर फॉर्म में आते हैं जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की एक बैकबोन जैसी बना रहे हैं। ठीक है, अब रही बात यहीं पर क्या होते हैं, जो क्रॉस पेयरिंग यहाँ पर होंगी, बेस पेयर्स लगे हुए होंगे। इन बेस पेयर में यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और हॉरिजॉन्टल में होते हैं। सपोज देखिए ये एडेनिन है तो इसके साथ थाइमीन का एडिशन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, तो ये किससे जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो एडेनिन थाइमीन से जुड़ा हुआ होता है तो डबल बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक हो गया। अब रही बात, जब ये हेलिक्स फॉर्म हो रहा है, जो इस तरीके का हेलिक्स फॉर्म हो रहा है जिसमें जो यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है एक दूसरे से जुड़ने के लिए, जो बेस के पेयर बन रहे हैं और एक तरीके से स्टेयर जैसी जो स्ट्रक्चर आ रहा है या सीढ़ी जैसा जो स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पर साइड में समकोण, यानी कि यहाँ ये वाला साइड में क्या होता है, ये राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल पर स्थित होते हैं और यही क्या करेंगे, एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे। तो कई बार पूछा जाता है कि जो फॉस्फेट और शुगर हैं उनके साथ ये बॉन्डिंग या उनके साथ ये जो बेस पेयर हैं किस एंगल पर जुड़े हुए होते हैं, तो 90 डिग्री के एंगल पर ये क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जब इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है या इस तरीके का कोई हेलिक्स बनता है तो इस हेलिक्स को नाम दिया जाता है और वो हेलिक्स होता है प्लेक्टोनिक। क्यों होता है, क्योंकि दोनों जो थ्रेड्स हैं वो अलग अलग है और दोनों थ्रेड्स को अलग करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पहले खोलना पड़ेगा और उसके बाद ये थ्रेड अलग हो जाएगा और ये थ्रेड क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक हो गया। अब रही बात तीसरी, जो एक्सेस है 3.4 nm का है और लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। और यहाँ पर जो पेयर्स हैं उन पेयर्स की लंबाई के बेस पर, यानी कि जो यहाँ बेस है, हर जोड़ी का जो सेंट्रल एक्सिस होता है वो हर जोड़ी का सेंट्रल एक्सिस हमने पढ़ा कि 3.4 एंगस्ट्रॉम तक वो फैला हुआ होता है। ठीक है, अब रही बात, जब ये जो बेस पेयर आमने सामने है, फिर से रिपीट कर देती हूं, तो एडेनिन थाइमीन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा। ठीक हो गया। ये बात हमें अभी हमने शरगैफ का रूल पढ़ा था तो उसमें भी हमने पढ़ी थी कि एडेनिन थाइमीन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा। तो शरगैफ ने ये बात स्पष्ट की है कि जितने प्यूरिन्स होते हैं उतने ही पिरिमिडिन्स होते हैं, इनके नंबर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। और ये जो यहाँ पर थ्रेड्स बनते हैं, ये थ्रेड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक थ्रेड अकेले यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है, इससे ये पता चला था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वहां पर क्या है, 2 थ्रेड्स हैं या 2 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, तो 2 स्ट्रैंड्स बिल्कुल एक से नहीं है बल्कि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है।
ठीक है, यानी कि एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ध्यान में रखेंगे इस चीज को। और इसी की ये जो इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है ना, इसी की वजह से जो डीएनए होता है उस डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है और इन्हीं जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक ब्लूप्रिंट हम डीएनए के बेस पर तैयार कर लेते हैं। यानी कि एक डीएनए का ब्लूप्रिंट जो आ रहा है उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है उसकी वजह से आ रहा है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो हम एक होरोस्कोप के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके साथ ही इसका एज इट इज डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन करने पर हमें ही पता चल जाता है कि एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं और ये जो कैरेक्टर है या ये जो क्वालिटी है वो किसमें है, डीएनए में है। ठीक है, अब रही बात जो यहाँ पर जो चेन बन रही है, एक ये बन रही है, माना एक हेलिक्स ये आ रहा है और एक हेलिक्स ये सॉरी स्ट्रैंड ये आ रहा है और एक स्ट्रैंड ये आ रहा है। अब रही बात यहाँ पर क्या होती है, जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं या फॉस्फेट्स हैं उनमें पोलैरिटी कैसी होती है, उनमें जो पोलैरिटी होती है वो पोलैरिटी होती है ऑपोजिट टाइप की। यानी कि इनमें अगर एक हम पढ़ते हैं 3 to 5 एंड तक पढ़ते हैं तो दूसरा हम पढ़ते हैं 5 to 3 एंड तक। मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हेलिक्स को शो करते हैं। तो जो स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अगर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 to 3 है तो दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन अपोजिटली क्या होगी, 3 to 5 होगी। ठीक है, यानी कि एंटी पैरेलल ये होते हैं। सपोज एक स्ट्रक्चर फिर से देखते हैं, मान लीजिए ए टी सी जी जी टी टी ए सी, मान लीजिए ये 5 to 3 डायरेक्शन में ये बेस पेयर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा, ये एक स्ट्रैंड का सेगमेंट हो गया, तो दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा, एडेनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन। तो ये तो 5 to 3 हो गया, तो ये क्या हो गया 3 to 5। इसी तरीके से इनकी आपस में क्या होती है, कॉइलिंग होती है, आपस में इस तरीके से लपेट लिए हुए होते हैं और एक दूसरे के लिए अपोजिट यहाँ पर शो करते हैं। यानी कि एंटी पैरेलल यहाँ पर इनमें पोलैरिटी होती है। तो ये बहुत शॉर्ट में था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और बहुत सिंपल वे से इसको तैयार करने की कोशिश की है। आशा है आपको पसंद आएगा। और बहुत ज़्यादा ताम तोबड़े के साथ वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, सिंपल तरीके से अपलोड करने पर बिलीव करते हैं। आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।